कॉस्मोस जिसका कोई छोर नहीं, यानी ये इतना बड़ा है कि इमेजिन करना भी हम इंसानों के लिए मुश्किल है। और इस इन्फिनाइट कॉस्मोस में हमारी धरती के साथ साथ पूरा सोलर सिस्टम भी एक मिट्टी के कण के जितना बारीक है। इस कभी ना खत्म होने वाले कॉस्मोस में कहीं कभी ना खत्म होने वाली रोशनी है, तो कहीं पर कभी ना खत्म होने वाला अंधेरा, कहीं पर करोड़ों डिग्री सेल्सियस का गर्म तापमान है, तो कहीं एब्सोल्यूट जीरो तक की जमा देने वाली ठंड है। कहीं पर प्लैनेट्स इतने बड़े हैं कि हमारा सूरज भी मानो छोटा बच्चा हो, और कहीं ऐसे प्लैनेट भी हैं जिन्हें देख पाना भी मुश्किल है। कहीं पर जीवन देने वाले दो सूरज मौजूद हैं, तो कहीं पर रोशनी को भी निगलने वाले ब्लैक होल्स हैं। लेकिन इतने बड़े कॉस्मोस की शुरुआत आखिर हुई कैसे, जो आज इतना बड़ा है जिसकी इमेजिनेशन करना भी इम्पॉसिबल है। अनंत तक फैले इस यूनिवर्स को वैज्ञानिकों ने दो हिस्सों में बांटा है, जिनमें पहला है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और दूसरा है अननोन यूनिवर्स। जैसे हमारी दुनिया में जगहों की दूरी को किलोमीटर या माइल्स में मापा जाता है, ठीक वैसे ही सोलर सिस्टम की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापते हैं, और पूरे यूनिवर्स को मापने के लिए लाइट ईयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी धरती से सूरज की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है, पर लाइट 8 मिनट 20 सेकेंड में इस पूरी दूरी को तय कर लेती है। यानी सिर्फ एक लाइट ईयर में लगभग 9460 बिलियन किलोमीटर होते हैं, और हमारा ये यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। पर यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि ये यूनिवर्स महज 13.5 अरब साल पुराना है। साथ ही यूनिवर्स में कोई भी ठोस ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता। तो यूनिवर्स 13.5 अरब सालों में 93 बिलियन लाइट ईयर्स में कैसे फैल गया। यूनिवर्स में लाइट की स्पीड से चलने का नियम खुद यूनिवर्स पर काम नहीं करता, इसलिए 13.5 अरब साल में 93 अरब लाइट ईयर्स में फैल गया। यानी हम अपनी आंखों से सिर्फ 13.5 अरब साल पहले तक की ही लाइट देख सकते हैं, पर आज हम यूनिवर्स में 46 अरब लाइट ईयर्स तक झांक चुके हैं, क्योंकि यूनिवर्स की लाइट आज 13.5 अरब साल में 93 लाइट ईयर्स काट के हम तक पहुंचती है। इसके बाद पूरे यूनिवर्स में 93 अरब लाइट ईयर्स के बाद क्या है वो हमें नहीं पता। यानी हमारे विजिबिलिटी के बाहर के हिस्से को ही अननोन यूनिवर्स कहते हैं, और जिसे हम देख सकते हैं या गणना कर सकते हैं उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। पर अननोन यूनिवर्स में क्या है आज भी हमें ये नहीं पता। इस अनंत तक फैले यूनिवर्स का जन्म एक छोटे से बिंदु से हुआ, जिसमें हुए विस्फोट से ही इस इन्फिनाइट यूनिवर्स का जन्म हुआ है। यूनिवर्स के जन्म से पहले कुछ भी नहीं था, ना ही स्पेस था, ना ही टाइम था, ना ही जीवन था, और ना ही कोई संभावनाएं दिखाई पड़ रही थी। यूनिवर्स के जन्म से पहले यूनिवर्स की 100 अरब गैलेक्सीज और हर गैलेक्सी में फैले 100 अरब तारे इस एक ही बिंदु में थे, जिसका आकार एटम से भी लाखों गुना छोटा था, जिसमें इन्फिनाइट प्योर एनर्जी मौजूद थी। पर वैज्ञानिक आज तक इस बात का सही पता नहीं लगा पाए हैं कि उस बिंदु में ऐसा क्या हुआ जिससे ये यूनिवर्स बन गया। उस छोटे से बिंदु से क्या टकराया, या फिर वो बिंदु किस चीज से टकराया जिससे उसमें एक बड़ा विस्फोट हुआ और पलक झपकते ही यह अनंत तक फैला यूनिवर्स बन गया। वैसे कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि इस छोटे से बिंदु में ऊर्जा को बांधे रखने के लिए यूनिवर्स के जन्म से पहले इस पर एक ताकत काम कर रही थी। उस टाइम पर ना समय था और ना ही स्पेस। जैसे ही उस ताकत का कंट्रोल प्योर एनर्जी पर कम हुआ, वैसे ही वो समय की गांठ खुल गई। समय की गांठ खुलते ही ये छोटा सा बिंदु फैलने लगा, और देखते ही देखते सेकंड के कुछ ही पल में उस बिंदु में भरी ऊर्जा और मैटर का फैलाव इस पूरे यूनिवर्स में फैल गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि हमारे टाइम की माप काफी छोटी पड़ जाती है। विज्ञान के भी नियम कमजोर पड़ने लगते हैं, और किसी भी चीज के अस्तित्व पर हजारों सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इंसान तो अपने समय को सेकंड, मिनट और घंटों में मापते हैं, लेकिन यूनिवर्स के निर्माण और उसके फैलाव के लिए ये टाइम लिमिट काम नहीं करती। क्योंकि अगर हम इस यूनिवर्स के फैलाव का टाइम देखें तो ये सेकंड के 1 अरबवे हिस्से में ही इतना फैल गया था जितना ये 13 अरब 80 करोड़ सालों में भी नहीं फैला था। यूनिवर्स के जन्म के टाइम पर ये लाइट की स्पीड से भी तेज फैल रहा था। तो क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन का सिद्धांत गलत था कि यूनिवर्स में कोई भी चीज लाइट की स्पीड से तेज नहीं चल सकती? क्या फिजिक्स के नियम टूट गए थे? तो इसका जवाब ये है कि टाइम के इस रूप को और यूनिवर्स के जन्म के टाइम के फैलाव को मापने की इकाई को प्लैंक टाइम कहते हैं। बिग बैंग के बाद ऐसा लगा कि जैसे ये यूनिवर्स अचानक हर जगह पैदा हो गया हो। पूरा यूनिवर्स प्योर एनर्जी से भर गया था, और यूनिवर्स के जन्म से पहले बिंदु में मौजूद शक्तियां जम गई और नए नए आकारों में सामने आने लगी।
ये बिल्कुल ऐसा था जैसे पानी की भाप लिक्विड वाटर में बदल जाती है और इसके बाद लिक्विड वाटर ठोस आइस में बदल जाता है। यूनिवर्स के फैलने के बाद एनर्जी के जमने की घटनाओं ने इस यूनिवर्स के निर्माण के लिए सबसे जरूरी ताकत ग्रेविटी का जन्म हुआ। इस ग्रेविटी के कारण पूरे यूनिवर्स में फैली सभी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारा सोलर सिस्टम भी इसी ग्रेविटी की वजह से चलायमान है, तो जीवन की संभावनाएं भी इसी ग्रेविटी की वजह से पनपी हैं। इसी ग्रेविटी के कारण यूनिवर्स में यहाँ वहाँ फैली एनर्जी के भंडार पास पास आने लगे और फिर शुरू हुआ यूनिवर्स में क्रिएशन का सिलसिला। ये सब इतनी तेजी से हो रहा था कि अभी एक सेकंड भी पूरा नहीं हुआ था। टाइम के बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में ये निर्माण प्रक्रिया शुरू हो रही थी। ये इतनी परफेक्शन के साथ होना शुरू हुआ कि जन्म लेने वाली ग्रेविटी का मान निर्माण के लिए ना तो ज्यादा था और ना ही कम। अगर इस ताकत का मान थोड़ा भी ज्यादा होता तो अभी अभी हुआ बिग बैंग विस्फोट फिर से जन्म लेता और कुछ ही प्लैंक टाइम में ऐसे हजारों बिग बैंग हो जाते और खत्म भी हो जाते। अगर ग्रेविटी का मान थोड़ा भी कम होता तो बिग बैंग लगातार बनता ही रहता और एक बिंदु में वापस सिकुड़ जाता। हर पल नए बिग बैंग पनपते और कुछ ही प्लैंक टाइम में फिर से बिंदु बन जाते और लगातार ऐसा ही होता रहता और लास्ट में ये यूनिवर्स ठंडा होकर खत्म हो जाता। ग्रेविटी के जन्म के बाद यूनिवर्स लगातार ठंडा हो रहा था, पर अभी भी जीवन की संभावनाओं के लिए जरूरी एटम का जन्म नहीं हुआ था। इसके लिए न्यूक्लियर फोर्स की जरूरत थी। अगर न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता तो एटम के न्यूक्लियर बिखर जाते और यूनिवर्स में डीएनए जैसी संरचना नहीं बन पाती। प्लैंक टाइम के 1 करोड़वें हिस्से में यूनिवर्स का टेम्परेचर काफी कम हो गया था और इस समय एक नई ताकत स्ट्रॉन्ग फोर्स और फॉर्चर सुपर फोर्स का जन्म हुआ। इसी के साथ यूनिवर्स के बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई और यूनिवर्स का एक हिस्सा तेजी से फैलने लगा। यूनिवर्स इन्फ्लेशन की प्रक्रिया से गुजरने लगा। इसका वॉल्यूम 10 की पावर 19 की स्पीड से बढ़ रहा था। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, किसी रेत के कण का आकार फैलते हुए हमारे सोलर सिस्टम से भी ज्यादा बड़ा हो जाए। इसके फैलने की स्पीड बहुत तेज थी, साथ ही ये लाइट की स्पीड से भी बहुत ज्यादा तेज थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसने अल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइट की स्पीड के नियम को तोड़ दिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि इस यूनिवर्स में किसी भी चीज की स्पीड लाइट की स्पीड से तेज नहीं हो सकती। इससे हमें पता लगता है कि इन्फ्लेशन की प्रक्रिया से गुजरते समय यूनिवर्स ने आइंस्टाइन की लाइट के नियम को तोड़ा है, लेकिन विज्ञान कहता है कि इस प्रक्रिया में कोई भी सिद्धांत नहीं टूटा, क्योंकि इन्फ्लेशन के इस उथल पुथल भरे समय के दौरान सभी चीजें अपनी ही जगह थी, लेकिन इनके बीच का स्पेस तेजी से बढ़ रहा था। ये इतना तेजी से बढ़ने लगा कि जैसे लाइट की स्पीड से भी तेज हो। बिग बैंग के टाइम पर चारों तरफ फैले एलिमेंट्स का वॉल्यूम 10 की वॉल्यूम घात के रूप में तेजी से फैल रहा था। इन्फ्लेशन ने यूनिवर्स की हर दिशा में समान रूप से समान संख्या में अलग अलग गैलेक्सीज को बिखेर दिया। यही रीजन है कि जब हम यूनिवर्स की मैपिंग करते हैं तो हमें हर दिशा में समान संख्या में तारे और गैलेक्सीज दिखाई पड़ते हैं। इसका कोई भी वैज्ञानिक एविडेंस नहीं था। जब तक इसका कोई वैज्ञानिक एविडेंस नहीं मिलता तब तक इन्फ्लेशन सिर्फ एक सस्पेंस ही बना रहा। इन्फ्लेशन है या नहीं, इसके लिए हमें यूनिवर्स के बनने के कुछ शुरुआती सेकंड्स में झांकना होगा, यानी हमें समय में लगभग 13 अरब साल पीछे जाना होगा। ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक तरीका है जिससे टाइम में पीछे जाया जा सकता है। इसके लिए हमें अपनी गैलेक्सी की गहराइयों में झांकना होगा। जब हम रात को चमकते तारों को देखते हैं तो हमें प्रेजेंट की जगह बीता हुआ कल नजर आता है। सुबह होते ही सूरज की रोशनी को हमारी धरती पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब है कि सूरज हमसे 8 मिनट लाइट ईयर्स की दूरी पर है। मतलब अभी अगर सूरज खत्म हो जाए तो हमें इसका पता 8 मिनट बाद लगेगा, या कह सकते हैं कि हम सूरज की 8 मिनट पुरानी तस्वीर देखते हैं। इसी तरह से हम अगर किसी सुपरनोवा के स्टेलर विस्फोट की तस्वीर देखें तो वो 1,63,000 साल पुरानी होगी, और ये वो टाइम है जब हमने पहली बार धरती पर जन्म लिया था। क्योंकि सुपरनोवा का स्टेलर विस्फोट पृथ्वी से लगभग 1,63,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर हुआ था। लाइट ईयर्स का मतलब है कि लाइट के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी। ये दूरी हमारी पृथ्वी के लिए काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन दूर तक फैली गैलेक्सी के लिए ये सिर्फ कुछ मिलीमीटर या सेंटीमीटर जितना ही है। जब हम गैलेक्सी में ज्यादा गहराइयों में झांकते हैं तो हमें ऐसी गैलेक्सीज भी मिलती हैं जो पृथ्वी से लगभग 12 से 13 अरब लाइट ईयर्स दूर होती है। यानी हम इस गैलेक्सी की आज की तस्वीर नहीं देखते, बल्कि हमें उसके जन्म की तस्वीर दिखाई देती है। हो सकता है कि हमें इतनी दूर पर दिखाई देने वाली चीज आज उस जगह पर हो भी या नहीं। ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह है।
या फिर कहें कि हमारे पास खुद की पास्ट में झांकने की टाइम मशीन है जो हमें यूनिवर्स के जन्म के बाद की तस्वीर दिखाती है। यहाँ इस दूरी पर बनी हुई सिर्फ गैलेक्सी ही दिखाई पड़ती है, लेकिन इन्फ्लेशन है या नहीं, इसके लिए हमें गैलेक्सी के बहुत पहले जाना होगा। लेकिन यह पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि गैलेक्सी में मौजूद हबल टेलीस्कोप इतनी ही दूरी तक देख सकता है। इस टेलीस्कोप में यूनिवर्स का ऐसा ही इलाका नजर आता है जहाँ पर तारों और गैलेक्सीज के बहुत से भंडार हैं। लेकिन गैलेक्सी के जन्म के पहले या बिग बैंग के टाइम पर क्या हुआ था, इसके लिए हमें और गहराई में जाना होगा। कई बार छोटी छोटी चीजें भी यूनिवर्स की मिस्ट्री को खोल देती हैं, और इसका जवाब हमें टीवी की स्क्रीन में नजर आने वाली झिलमिलाहट से पता चलता है। 1964 में रॉबर्ट विलियमसन और ऑर्नो विजीनियस दोनों ही फिजिसिस्ट गैलेक्सी से आने वाली रेडियो वेव्स को सुन रहे थे। उन्हें हर बार रेडियो वेव्स के पीछे हामिंग सुनाई दे रही थी। दोनों ने सोचा कि ऐसा शायद रिसीवर में जमी हुई कबूतरों की पीठ के कारण हो। दोनों वैज्ञानिक ने रिसीवर की सफाई करा दी ताकि अब और ज्यादा साफ तरीके से गैलेक्सी से आने वाली रेडियो वेव्स को सुन सके। लेकिन रेडियो वेव्स के पीछे सुनाई देने वाली हामिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। दोनों ने इस बात का एक्सपेरिमेंट करके ये रिजल्ट दिया कि यह आवाज यूनिवर्स के जन्म के तुरंत बाद की है। यूनिवर्स के जन्म के बाद एक बड़ा आग का गोला बना था, और तब से लेकर आज तक उस आग के गोले की आवाज लगातार यूनिवर्स में घूम रही है। यूनिवर्स के जन्म के 13,80,000 साल बाद यूनिवर्स में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही फैले हुए थे। इस वजह से पूरे यूनिवर्स में ढेरों राख के ढेर थे। इस राख के ढेर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिले तो अचानक ही ये राख के ढेर खत्म हो गए। तब पहली बार लाइट ने स्पीड पकड़ी। तब से लेकर आज तक ये लाइट लगातार गैलेक्सी में आगे बढ़ती ही जा रही है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सर्दियों में छाया हुआ कोहरा कुछ दूर तक हमें कुछ भी देखने से रोक देता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद अचानक ही ये कोहरा हट जाता है और हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। तब दूर से आने वाली लाइट दूर तक अपनी विजिबिलिटी बढ़ा देती है। इसे कॉस्मोलॉजिस्ट कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यूनिवर्स का मैप है जो हमें यूनिवर्स के जन्म की शुरुआती जानकारी देता है। मई 2009 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक प्लैंक नाम की सैटेलाइट को सूरज के पास भेजा। इसका इस्तेमाल एजेंसी ने गैलेक्सी की कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का मैप लेने के लिए किया था। इस सैटेलाइट में लगे सेंसर्स इतने ज्यादा सेंसिटिव हैं कि ये 1 डिग्री टेम्परेचर के 10 लाखवें हिस्से को आसानी से मैप कर सकते हैं। इस सैटेलाइट की मदद से वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को तैयार किया, और ये खोज इंसानी खोज की सबसे बड़ी खोज थी। ये कॉस्मिक बैकग्राउंड लाल और नीले धब्बों से भरा हुआ है, जो ये बताता है कि नीले धब्बों की जगह पर यूनिवर्स ठंडा हो गया है और नीले धब्बे बाद में नए स्पेस में बदल जाएंगे। लेकिन लाल धब्बे यूनिवर्स की गर्म जगहों के बारे में बताते हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि यूनिवर्स में और नई गैलेक्सीज का निर्माण होना अभी बाकी है। ये लाल धब्बे भविष्य में यूनिवर्स का और निर्माण करेंगे। इन सभी रिकॉर्ड ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया था और इन्फ्लेशन को भी साबित कर रहे थे, लेकिन अभी भी वैज्ञानिकों को एक ठोस सबूत चाहिए था। वैज्ञानिकों को लगता है कि इन्फ्लेशन के कारण यूनिवर्स में हुई उथल पुथल के कारण तरंगों का जन्म हुआ होगा। ये वेव्स टाइम को खींचती और सिकोड़ती हैं। इन वेव्स को वैज्ञानिकों ने ग्रेविटेशनल वेव्स कहा है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पानी से भरे तालाब में मौजूद शांत पानी में कोई पत्थर फेंकने से पैदा हुई वेव्स। ये वेव्स यूनिवर्स में हुए फ्रिक्शन की वजह से यूनिवर्स की अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फैलने के कारण पैदा हुई थी। वैज्ञानिकों को लगता है कि इन्फ्लेशन कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया नए यूनिवर्स के लिए जिम्मेदार है। साथ ही उन्हें लगता है कि गैलेक्सी की जिन गहराइयों की लाइट हम तक नहीं पहुंच पाती या फिर फ्यूचर में भी कभी नहीं पहुंच पाएगी, ऐसी जगहों पर भी इन्फ्लेशन हो सकता है, और आज भी वहां इन्फ्लेशन चल रहा होगा। मार्च 2014 का दिन वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया। इस दिन साउथ पोल के ऊपर लगे सैटेलाइट ने गैलेक्सी में फैलने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स को ढूंढ निकाला, और इसके रिकॉर्ड्स भी काफी चौंकाने वाले थे। इन सभी रिकॉर्ड्स ने इन्फ्लेशन के होने पर पक्की मोहर लगा दी। इन्फ्लेशन के सिद्धांत हमें बताते हैं कि क्यों यूनिवर्स में चारों तरफ समान रूप से गैलेक्सीज और तारे बिखरे हुए हैं। इन्फ्लेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छोटी सी नजर आने वाली जगह में सेकंड के कुछ ही हिस्से में तेजी से एक नए और विशाल यूनिवर्स को जन्म मिल सकता है। इसका मतलब है कि जब इन्फ्लेशन रुकता है तब वो उस जगह पर नए यूनिवर्स को जन्म देता है। साथ ही इसका ये भी मतलब निकलता है कि हर सेकंड में यूनिवर्स में और नए यूनिवर्स बनते ही जा रहे हैं। ये इस बात पर मोहर लगाते हैं कि इन्फ्लेशन के कारण स्पेस में हमारे जैसे हजारों यूनिवर्स जन्म ले सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस तरह से 100 अरब गैलेक्सीज में 100 अरब तारे हैं, उसी तरह से 100 अरब यूनिवर्स में एक हमारा यूनिवर्स हो सकता है कि हमारे जैसे प्लेनेट हो और हमसे मिलते जुलते जीव हों। अब अगर ये बात सच है तो हमारे यूनिवर्स का आकार
हमारी इमेजिनेशन से अरबों गुना ज्यादा बड़ा हो, लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि स्पेस के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स का आकार अभी भी बेसबॉल जितना ही बड़ा है। इन्फ्लेशन के बाद यूनिवर्स की उम्र अब भी एक सेकंड के खरब्बे 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 जितनी ही पुरानी है। वहीं इसका टेम्परेचर भी 1000 खरब खरब डिग्री जितना ही है। इस टाइम पर यूनिवर्स में सिर्फ एनर्जी ही एनर्जी भरी हुई थी। साथ ही इतने ज्यादा टेम्परेचर में यूनिवर्स में सिर्फ रेडिएशन ही रेडिएशन भरा हुआ था। माने यूनिवर्स एक एनर्जी का गोला हो और ये लगातार एनर्जी को इसमें बढ़ाए जा रहे थे ताकि हमें आज नजर आने वाली हर चीज का निर्माण हो सके। अगर उस टाइम पर एनर्जी ही एनर्जी भरी हुई थी तो ये मटेरियल से भरा यूनिवर्स कैसे बना? एनर्जी और मटेरियल दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। सभी को लगता था कि एनर्जी ना तो मटेरियल में बदल सकती है और ना ही मटेरियल एनर्जी बन सकता है, लेकिन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक खोज ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आइंस्टाइन ने बताया कि एनर्जी और मटेरियल एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि अगर आपके पास एनर्जी है तो आप उसे मटेरियल में बदल सकते हैं, और अगर आपके पास मटेरियल है तो आप उसे एनर्जी में बदल सकते हैं, जिसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने E=mc² में दी है। इसी एक्सप्लेनेशन ने फ्यूचर में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की नींव रखी थी। यह समीकरण बताता है कि आपके पास 1 ग्राम मैटर है तो आप 3 × 10⁸ कैलोरीज एनर्जी बना सकते हैं। साथ ही ये भी बताता है कि यूनिवर्स में पाए जाने वाला हर एक एलिमेंट एनर्जी का एक कॉन्सेंट्रेट रूप है। जिस तरह न्यूक्लियर बॉम्ब में मटेरियल एनर्जी में बदल जाता है, उसी तरह से बिग बैंग के विस्फोट के बाद एनर्जी मटेरियल में बदल जाती है। लेकिन क्या ये एलिमेंट आज नजर आने वाले एलिमेंट्स की शक्ल में थे? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आज नजर आने वाली चीजें शुरुआत में बने एलिमेंट्स के मिलने से बनी हैं। इसका मतलब है कि आज नजर आने वाले एलिमेंट्स का एक बेस एलिमेंट मौजूद था। इसे वैज्ञानिक गॉड पार्टिकल कहते हैं। दोस्तों, विज्ञान के सिद्धांत सिर्फ कही हुई बातों पर नहीं चलता, बल्कि ये एक्सपेरिमेंट से निकले रिजल्ट से चलते हैं। गॉड पार्टिकल एक इमेजिनेशन थी। अगर गॉड पार्टिकल का अस्तित्व था तो वैज्ञानिकों को इसके होने के एविडेंस चाहिए थे। इसके लिए वैज्ञानिकों ने सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट ब्रुकहेवन लैब में शुरू किया। यहाँ 4 किलोमीटर लंबी गोल सुरंग में वैज्ञानिक यूनिवर्स के जन्म के एक सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में हुई घटनाओं को दोबारा बनाने में लगे हुए थे। यहाँ वैज्ञानिक 1 सेकंड में 78,000 बार गोल के न्यूक्लियाई को फायर करते हैं और उनकी टक्कर स्टार टैटर में करवाते हैं। ये टक्कर बड़ी भयंकर होती है और इससे चारों तरफ एटम ही एटम बिखर जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा होता है जब 2 कारें एक स्पीड से एक दूसरे से टकराती हैं तो उनकी विंडो में लगे शीशे के टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं। यहाँ वैज्ञानिक प्रोटॉन के बीच बड़ी टक्कर करवाते हैं। टक्कर के बाद बड़ी संख्या में कण पैदा होते हैं और इन कणों की संख्या इनकी हुई टक्कर पर निर्भर करती है। इन कणों को वैज्ञानिकों ने क्वार्क नाम दिया। जब वैज्ञानिकों ने इसको और अच्छे से जांचा तो पाया कि इस टाइम पर एक स्पेशल लिक्विड बनता है, लेकिन उसका अस्तित्व ज्यादा टाइम तक नहीं रहता। ये ऐसा लिक्विड होता है जो आज से पहले कभी मौजूद नहीं था। हो सकता है कि ये लिक्विड यूनिवर्स के जन्म के टाइम पर मौजूद रहा हो। इस लिक्विड की खास बात यह है कि ये पानी के मुकाबले काफी अच्छे से बहता है। इस टाइम पर यूनिवर्स में मौजूद एक एनर्जी स्ट्रॉन्ग फोर्स ने प्रोटॉन के साथ क्वार्क को जोड़ दिया और धीरे धीरे मैटर बनना शुरू हो गया। लेकिन इस टाइम पर बने मैटर का कोई मास नहीं था, जबकि आज के टाइम पर मौजूद मैटर में मास होता है। बिना मास के कोई भी मैटर लाइट की स्पीड से चलेगा और लाइट की ही तरह नजर आएगा। अब वैज्ञानिकों के लिए मैटर एक सरदर्द बन चुका था कि जब यूनिवर्स के जन्म के टाइम पर मैटर का कोई खास मास नहीं था तो आज के यूनिवर्स में मास कहाँ से आया? इसका जवाब हमें 1970 में पीटर हिग्स ने दिया। उन्होंने बताया कि यूनिवर्स में एक फील्ड काम करती है जिसे आज उनके सम्मान में हिग्स फील्ड कहते हैं। ये फील्ड यूनिवर्स में दिखाई नहीं देती, लेकिन इस फील्ड के कारण ही यूनिवर्स में मास की क्रिएशन होती है। पीटर हिग्स कहते हैं कि यूनिवर्स में एटम की प्रेजेंट बढ़ने से इस यूनिवर्स में हिग्स फील्ड के साथ एलिमेंट के निर्माण के बुनियादी कण आपस में जुड़ने लगे और उन कणों में मास पैदा होने लगा। हिग्स फील्ड के साथ कोई एटम जितना भी जुड़ता है उतना ही उसका मास बढ़ने लगता है, और यही वजह है कि शुरुआती यूनिवर्स के मुकाबले आज के यूनिवर्स के एटम में ज्यादा मास मौजूद है। पर विज्ञान के सामने एक और सवाल बाकी था, क्या बोसॉन फील्ड वाकई मौजूद है या नहीं?
इसके लिए वैज्ञानिकों ने सर्न में दुनिया की सबसे बड़ी लैब मशीन के साथ एक्सपेरिमेंट शुरू किया। इस एक्सपेरिमेंट को लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर यानी एचसी कहते हैं। इस लैब का निर्माण जमीन से 300 फीट की गहराई में किया गया है। यहाँ 27 किलोमीटर लंबी कंक्रीट से बनी 2 सुरंगों से 2 प्रोटॉन बीम को टकराया जाता है और उनके बीच की टक्कर के बाद के रिजल्ट का रिकॉर्ड चेक किया जाता है। यहाँ लगभग 3800 वैज्ञानिक काम करते हैं। इस बीम के सेंटर में हुई टक्कर से प्रोटॉन आपस में टकराकर इन्फानाइट एटम्स में बिखर जाते हैं। वैज्ञानिकों ने हजारों बार इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया, लेकिन वैज्ञानिकों को सक्सेस 14 मार्च 2013 में मिली। वैज्ञानिकों ने यह घोषणा की कि प्रोटॉन की टक्कर के बाद हमने एक ऐसा एटम खोज निकाला है जो किसी भी एटम के साथ मिलकर उसके मास का निर्माण करता है। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग एक ऐसा एटम है जिसके बिना किसी भी मैटर की इमेजिनेशन नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर किसी मैटर का मास नहीं होगा तो उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए मैटर के मास के होने के लिए इस एटम का होना बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस एटम के बिना किसी भी मैटर में मास बन भी जाए तो भी एटम का निर्माण नहीं हो सकता और बिना इसके किसी भी चीज का होना इम्पॉसिबल है। वैज्ञानिकों ने इस जरूरी एटम को हिग्स बोसोन नाम दिया, जिसे कुछ लोग गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं। तो अब तक यूनिवर्स 1 सेकंड पुराना ही था। यूनिवर्स की क्रिएशन करने के लिए जरूरी 4 ताकतें, कमजोर न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जन्म हो चुका था। ये चारों फोर्सेस मिलकर यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। पर ये चारों ताकतें कैसे मिली? इसके लिए वैज्ञानिकों को ऐसे टेम्परेचर की जरूरत थी जो इन चारों एनर्जीज को बांधने की ताकत रखता हो। इस बात का जवाब वैज्ञानिकों को साउथ पोल में लगे वाइजैक 2 टेलीस्कोप से चला। इस टेलीस्कोप ने यूनिवर्स में ऐसे टेम्परेचर को ढूंढ निकाला जो 1 एक्सिस से भी 1 करोड़ गुना ज्यादा गर्म था। ये टेम्परेचर चारों एनर्जीज को एक साथ बांधने की ताकत रखता था। अब यूनिवर्स में मैटर ही मैटर फैल गया था। लेकिन फिर इसी टाइम पर एक और परेशानी खड़ी हो गई। यूनिवर्स में प्रोटॉन की हुई टक्कर से मैटर और एंटी मैटर बने। दोनों ही नेचर में एक दूसरे के अपोजिट थे, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलते तो एक दूसरे का अस्तित्व ही खत्म कर देते। अब यूनिवर्स में अस्तित्व की भयानक जंग शुरू हुई, लेकिन इस जंग में जीत मैटर को मिली और एंटी मैटर हार गया। यानी यूनिवर्स में मैटर की संख्या ज्यादा थी और एंटी मैटर की संख्या कम होने की वजह से हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ। लेकिन एंटी मैटर और मैटर की संख्या एक जैसी क्यों नहीं थी, इसका जवाब अभी मिलना बाकी है और इसी के साथ अनेकों यूनिवर्स के रहस्य खुलने अभी बाकी हैं। यूनिवर्स के जन्म के 1 सेकंड के बाद ही यूनिवर्स इतना बड़ा हो चुका था जितना पिछले 13 अरब सालों में भी नहीं हुआ है। ये पूरी कहानी यूनिवर्स के जन्म के सिर्फ 1 सेकंड की है। अगर हम इसे कम शब्दों में कहें तो एक छोटे से बिंदु के बढ़ने के बाद हुए भयानक विस्फोट से ग्रेविटी का जन्म हुआ। ग्रेविटी के जन्म के बाद स्ट्रॉन्ग फोर्सेस पैदा हुए। इसके बाद इन्फ्लेशन से उथल पुथल से भरा दौर शुरू हुआ और देखते ही देखते हिग्स फील्ड और हिग्स बोसोन एटम्स का जन्म हुआ। इससे मैटर बने और मैटर में मास बनने से एटम्स का निर्माण हुआ और फिर एंटी मैटर और मैटर की जंग में असंतुलन के कारण बना हमारा ये यूनिवर्स। बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद यूनिवर्स के फैलने की स्पीड काफी कम हो गई। अब यूनिवर्स पहले के मुकाबले ठंडा होने लगा था। इसके बाद एलिमेंट्स बनना शुरू हुए। पहले एटम से हाइड्रोजन और हीलियम जैसे एटम्स बने जो लिथियम जैसे एटम्स में बदल गए। यूनिवर्स लगातार बन रहा था। बिग बैंग के 100 मिलियन सालों के बाद पहली बार सुपरनोवा का विस्फोट हुआ और इससे पहली बार तारों का जन्म हुआ, जिससे पूरा यूनिवर्स रोशनी से धीरे धीरे भर रहा था। पर इसमें अभी हमारा तारा यानी सन अभी बनना बाकी था।